नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्षी गठबंधन को इंडिया कहा जाएगा और बैठक में शामिल सभी दल इस पर सहमत हो गए हैं। विपक्षी पार्टियों के गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया होगा। अब बेंगलुरु के बाद विपक्ष की अगली बैठक मुंबई में होगी। तारीख कुछ दिनों के बाद बताई जाएगी। खड़गे ने कहा कि कैंपेन मैनेजमेंट के लिए सेक्रेटेरिएट का गठन किया जाएगा और अन्य खास मुद्दों पर अन्य कमेटियों का गठन दिल्ली में किया जाएगा। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, यह हमारी दूसरी बैठक है। आज बहुत प्रोडक्टिव काम हुआ है। लड़ाई बीजेपी की विचारधारा और उनकी सोच के खिलाफ है। वो देश पर आक्रमण कर रहे हैं, बेरोजगारी फैला रहे हैं। देश का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है और इसलिए जब हम बातचीत कर रहे थे तो हमने अपने आप से सवाल पूछा कि लड़ाई किसके बीच में है। ये लड़ाई विपक्ष और बीजेपी के बीच में नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसलिए ये नाम चुना गया है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। इसका मतलब है इंडिया। ये लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो कि जब भी कोई इंडिया के सामने खड़ा हुआ तो जीत किसकी होती है, ये कहने की जरूरत नहीं है। अब हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे जहां हम एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा के बारे में और जो हम देश के लिए करने जा रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। बेंगलुरु में संयुक्त विपक्ष की बैठक की शुरुआत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संबोधन से हुई। एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि खड़गे ने कहा कि मैंने एमके स्टालिन के जन्मदिन पर चेन्नई में पहले ही कहा था कि कांग्रेस को सत्ता या प्रधानमंत्री पद में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस बैठक में हमारा इरादा अपने लिए सत्ता हासिल करना नहीं है। ये लड़ाई हमारे संविधान, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए है। खड़गे ने कहा कि हम जानते हैं कि राज्य स्तर पर हम में से कुछ लोगों के बीच मतभेद हैं। ये मतभेद वैचारिक नहीं है। ये मतभेद इतने बड़े नहीं हैं कि हम इन्हें पीछे ना छोड़ सकें। हम आम आदमी और मध्यम वर्ग, युवाओं, गरीबों, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के लिए इन मतभेदों को अपने पीछे नहीं रख सकते हैं, जिनके अधिकारों को पर्दे के पीछे चुपचाप कुचला जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी एकता की बैठक के बाद कहा कि हम देश की भलाई के लिए एक हुए हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार हम पटना में मिले जिस वक्त 16 पार्टियां थीं, अब 26 पार्टियां हो गई हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए ये महत्वपूर्ण बैठक हुई और हम देश हित में एक साथ आए हैं। उन्होंने कहा कि नेताओं ने एक स्वर से प्रस्ताव का समर्थन किया है। हमारे गठबंधन को इंडिया कहा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी जी विपक्ष की हर चीज को देखने के बाद एनडीए बैठक बुला रहे हैं जिसमें 30 पार्टियों की बात कही गई है। खड़गे ने कहा कि मुझे नहीं पता ये कौन सी पार्टियां हैं, क्या वो रजिस्टर्ड हैं। मैंने इतनी पार्टियों के बारे में भारत में पहली बार सुना है। खड़गे ने कहा कि पहले वो अपने सहयोगियों के साथ ही सही व्यवहार नहीं करते थे, बात तक नहीं करते थे। आज उन टुकड़ों को जोड़ने का काम मोदी जी कर रहे हैं। मोदी विपक्ष से डर गए हैं। विपक्षी एकता की बैठक के बाद ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और अरविंद केजरीवाल ने जनता को संबोधित किया। ममता ने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व में आने वाले दिन देश में जो जिंदगी है वो खतरे में है। सरकार बेचना, सरकार खरीदना इनका काम है। उन्होंने कहा कि इंडिया को बचाना देश को बचाना है। भाजपा देश को बेचने की सौदेबाजी कर रही है और लोकतंत्र को खरीदने का मोल भाव कर रही है। ममता ने कहा कि भाजपा क्या इंडिया को चैलेंज कर सकती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हारेगी और इंडिया जीतेगी। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने कहा कि दूसरी बैठक सफल रही और ये लड़ाई हमारे परिवार के लिए नहीं बल्कि देश ही हमारा परिवार है। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने ही बेंगलुरु में हो रही विपक्षी दलों की बैठक पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने कहा कि भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि 2024 के 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर यह बड़ा फिट बैठता है कि ये लोग गा कुछ रहे हैं, हाल कुछ है, लेबल कुछ है और माल कुछ है। इनकी दुकान पर 2 चीज़ों की गारंटी मिलती है। ये अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं और दूसरी असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। आज कल ये लोग बेंगलुरु में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब ये लोग कैमरे के सामने एक फ्रेम में आ जाते हैं तो पहला विचार देश के लोगों के मन में यही आता है कि लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। इसलिए देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा इस बैठक की एक और खास बात है, अगर कोई करोड़ों रुपए के घोटाले में जमानत पर है तो उसे बहुत सम्मान की नज़र से देखा जाता है।
अगर पूरा का पूरा परिवार जमानत पर है तो उसकी और ज़्यादा खातिर होती है। पीएम मोदी ने कहा कि अगर किसी दल का कोई वर्तमान मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल में जाता है तो उसे एक्स्ट्रा नंबर देकर स्पेशली बुलाया जाता है। अगर कोई किसी समाज का अपमान करता है, अदालत से सजा पाता है तो उसकी बड़ी आवभगत होती है। विपक्ष पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने आज कहा कि विपक्ष का ध्यान केवल परिवार पर है, देश पर नहीं। पीएम मोदी ने कहा कि उनके लिए परिवार पहले है, राष्ट्र कुछ भी नहीं। भ्रष्टाचार उनकी प्रेरणा में है। जितना बड़ा घोटाला, जितना अधिक भ्रष्ट व्यक्ति, मेज पर उनकी सीट उतनी ही ऊंची होगी। विपक्ष की एकजुटता के जवाब में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए भाजपा को खड़ा करने की कोशिश कर रही है। हालांकि केंद्र की सत्ता में आने के बाद भाजपा एनडीए को पूरी तरह भूल गई थी, लेकिन अब उसे एनडीए की फिर जरूरत महसूस हो रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घोषणा की है कि एनडीए के 38 सहयोगियों ने आज मंगलवार को दिल्ली में होने वाली बैठक में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की है। एनडीए की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। एनडीए की बैठक प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है। दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे ब्रजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले में 2 दिन की अंतरिम जमानत दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में अगली सुनवाई अब बृहस्पतिवार यानी 20 जुलाई को होगी और इस दिन अदालत ब्रजभूषण की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने सिंह को अंतरिम जमानत दी। अभियोजन पक्ष ने सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया। गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 21 जुलाई को सुनवाई करेगा। गुजरात के सूरत की एक अदालत ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को दोषी माना था और 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि राहुल गांधी को फौरन जमानत दे दी गई, लेकिन दोषी करार दिए जाने के कारण राहुल गांधी की सांसदी चली गई थी। सूरत की अदालत के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी के वकीलों ने गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया। गुजरात हाईकोर्ट ने भी सूरत की अदालत के फैसले को बरकरार रखा। इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस की ओर से वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। अगर 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी के हक में फैसला देता है तो राहुल गांधी संसद के मानसून सत्र में शामिल हो सकते हैं। अडानी समूह के मुखिया गौतम अडानी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर बयान जारी किया है। अपने बयान में अडानी ने कहा है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट भ्रामक और निराधार आरोपों पर आधारित थी। रिपोर्ट में जो आरोप लगाए गए हैं वो 2004 से 2015 के बीच के थे और उन्हें उस समय संबंधित अथॉरिटी ने सही कर लिया था। ये रिपोर्ट जानबूझकर हमारी छवि खराब करने की कोशिश थी। बता दें, इस साल जनवरी में अमेरिका की रिसर्च एजेंसी हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में अडानी समूह पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए थे। रिपोर्ट आने के बाद अडानी समूह के शेयर्स में रिकॉर्ड गिरावट देखने को मिली। रिपोर्ट आने के बाद दुनिया के सबसे रईस लोगों की लिस्ट में गौतम अडानी शुरुआती पायदान से काफी नीचे आ गए। महाराष्ट्र में भाजपा के नेता किरीट सोमैया का कथित रूप से इंटरनेट पर एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। इस बीच किरीट सोमैया ने प्रतिक्रिया देते हुए वीडियो के जांच की मांग की है। बीजेपी नेता ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को वीडियो के संबंध में पत्र लिखा है और जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि वो निर्दोष हैं और किसी महिला का अपमान नहीं किया है। सोमैया ने मंगलवार सुबह एक ट्वीट में ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि एक समाचार चैनल पर मेरी एक वीडियो क्लिप दिखाई गई। दावा किया गया कि मैंने कई महिलाओं को परेशान किया और ऐसे कई वीडियो क्लिप उपलब्ध हैं और मेरे खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कभी किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। कृपया जांच करें। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।